नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे BEGC 114 को जिसका कि टाइटल है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर वो लिटरेचर होती है जो कि पोस्ट कॉलोनीज जैसे कि अफ्रीका है, इंडिया है, वहां पर लिखी जाती है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए, अगर आपके घर में कोई घुसकर आ जाए और वो आपसे कहे कि आपकी लैंग्वेज बेकार है, आपके ट्रेडिशंस बेकार है, और फिर कुछ टाइम बाद वो आपके घर को छोड़कर चला जाए, तो आप अपनी वॉइस को रिक्लेम करने के लिए कुछ तो करेंगे ना। तो वही राइटिंग्स को हम पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स कहते हैं। और इन राइटिंग्स में हमको पोस्ट कॉलोनीज के हैपनिंग्स, ट्रॉमास और इन सारी चीजों को ही देखना होता है। इस वीडियो के सेक्शन 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉक 1 को, जो कि एक नॉवल है, नादीन गौरदिमर की जुलाइज पीपल। अगर आप इस टेक्स्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मैं आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक गाइड करूंगा। चलिए फिर फटाफट से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट के बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। साउथ अफ्रीका का लिटरेचर उसकी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हाउ टू मेक सेंस आउट ऑफ साउथ अफ्रीकन लिटरेचर। ये लिटरेचर प्राइमरीली इंग्लिश और अफ्रीकन्स यानी उनकी नेटिव लैंग्वेज में लिखा गया है। अफ्रीकन्स एक ऐसी लैंग्वेज है जो 17th सेंचुरी डच से आई है, जिसमें बंटू, कोइसन, मलय और पोर्टुगीज वर्ड्स मिक्स है। इस लैंग्वेज को पहले कॉम्बोस्थल यानी किचन लैंग्वेज की तरह देखा जाता था। कम्युनिटीज ऑफ साउथ अफ्रीका को देखते हैं। यहाँ मेनली हमको चार कम्युनिटीज देखने को मिलती है। एक है एंग्लो अफ्रीकनर, दूसरे हैं इंडियन, तीसरे हैं नागोनी सोथो और कोहिसन। कोहिसन सबसे पुराने इंडिजिनस लोग हैं, हंटर और गैदरर्स जिसमें इंक्लूडेड है, जबकि नूगी सोतो 11th सेंचुरी के आसपास यहाँ पर आए थे। इंडियन कम्युनिटी 19th सेंचुरी में नटाल में आई थी। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए क्योंकि इन्हीं कम्युनिटीज के आसपास के कन्फ्लिक्ट्स ने साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री और लिटरेचर को शेप किया है। इसमें हमको ये याद रखना है कि साउथ अफ्रीका पर दो वेव्स में कॉलोनाइजेशन हुई थी। पहले डच 1652 में केप टाउन आए थे और फिर 1795 में ब्रिटिश ने कंट्रोल ले लिया। इस वजह से नेटिव कम्युनिटीज ने बहुत एक्सप्लॉइटेशन फेस किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि हमको अफ्रीकन लिटरेचर में पता होने चाहिए। एक है मेफेकने, डिफेकने। ये एक फार्टिसिडल सिविल वॉर थी जो शाका के अंडर जुलूस ने शुरू की थी, जिसने इंडिजिनस कम्युनिटीज को अंदर से कमजोर कर दिया। कोसा कैटल किलिंग जो कि 1856 से 1857 चला। ये एक मिलेनेरियन मूवमेंट था जहां एक 15 साल की लड़की नक्वाविसी के कहने पर कोसा लोगों ने अपने 4 लाख कैटल मार दिए और क्रॉप्स जला दिए, जिससे 40,000 लोग भूख से मर गए। इसे अर्ली पैसिव रेजिस्टेंस माना जाता है। एंग्लो बोयर वॉर्स, जब यहाँ डायमंड्स और गोल्ड डिस्कवर हुए तो ब्रिटिश और बोर्स के बीच भयंकर वॉर हुई, जो कि 1880-81 और 99 और 1902 में हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हाउ डिड हिस्टोरिकल इवेंट्स like Kosa cattle killing and Anglo-Boer War influence the thematic concerns of South African literature? ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। 1948 में नेशनल पार्टी पावर में आई और उन्होंने अपार्थाइड को लीगलाइज कर दिया था। इसके अंडर रेसिस्ट लॉज पास हुए जिससे पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट और ग्रुप एरियाज एक्ट कहा जाता है। ब्लैक्स को उनकी जमीन पर ह्यूमन राइट से डिप्राइव कर दिया गया। इस ऑपरेशन के खिलाफ लीडर्स जैसे लुथली ने अपने वर्क्स लेट माय पीपल गो में आवाज उठाई थी। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अपार्थाइड पॉलिसी ऑन द नॉन वाइट मेजॉरिटी एंड हाउ इट रिफ्लेक्टेड इन द लिटरेचर ऑफ दैट एरा। अपार्थाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अफ्रीकन राइटिंग्स के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट हमारी नॉवल पर आते हैं। टेक्स्ट पर मूव करने से पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। नादीन गौरदिमर का जन्म स्प्रिंग्स योहान्सबर्ग के पास एक माइनिंग टाउन में 1923 में हुआ था। वो एक एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट थी और नेल्सन मंडेला की क्लोज फ्रेंड थी। उनको 1991 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला था। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि ये नॉवल एक स्पेकुलेटिव फिक्शन है, मतलब आगे क्या हो सकता है उसका एक टाइप का प्रोजेक्शन है। ये 1981 में पब्लिश हुई थी और अपार्थाइड गवर्नमेंट ने इसे तुरंत बैन कर दिया था। नॉवल की सेटिंग एक इंटररेग्नम पीरियड में है। ऑथर ने ग्रामसी की एपिग्राफ का यहाँ पर यूज किया है, द ओल्ड इज डाइंग एंड द न्यू कैन नॉट बी बॉर्न। इन दिस इंटररेग्नम देयर अराइजेज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ मॉर्बिड सिम्टम्स। इसकी स्टोरी लाइन को देखते हैं। इसकी स्टोरी लाइन ऐसे शुरू होती है, साउथ अफ्रीका में एक वायलेंट ब्लैक सिविल वॉर शुरू हो चुकी है।
एक व्हाइट लिबरल मिडिल क्लास फैमिली, स्मॉल्स फैमिली, जिसमें बैमफोर्ड और उनकी वाइफ मॉरिन और उनके बच्चे विक्टर और जीना और रॉयस हैं, अपनी जान बचाकर योहान्सबर्ग से भागते हैं। उन्हें उनका ब्लैक सर्वेंट मवाटे, जिसको कि वो जुलाई बुलाते हैं, अपने रिमोट नेटिव विलेज में शेल्टर देता है। ये फैमिली एक येलो बक्की, एक टाइप के ट्रक में हाइड करते हैं और वहां पर पहुंचते हैं। इसमें हमको ये याद रखना है कि ये नॉवल पूरी तरीके से पावर रिवर्सल पर बेस्ड है। जो कल तक मास्टर्स थे यानी कि स्मॉल्स फैमिली थी, अब वो सर्वाइवल के लिए अपने ही सर्वेंट जुलाई पर डिपेंडेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, critically analyze the significance of Gramscian interregnum in the plot of July's People। दोस्तों, इसकी स्टोरी लाइन इसी प्लॉट के अराउंड घूमती है कि कैसे जुलाई उन्हें एस्केप करवाता है और कैसे पावर डायनामिक्स पूरी तरीके से बदल जाते हैं। इसके कुछ सोशल कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हैं। जैसे ही हम इस सेक्शन पर आते हैं, हमें पावर डायनामिक्स का शिफ्ट साफ साफ दिखाई देने लगेगा। द मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। पहले स्मॉल्स फैमिली अपने लिबरल होने पर प्राइड करती थी, पर गांव में आकर उनका इल्यूजन टूट जाता है। जुलाई अब उनका होस्ट और प्रोटेक्टर बन गया है। मॉरिन और बैमफोर्ड को अब हर छोटी चीज के लिए जुलाई का डिस्क्रिशन मानना पड़ता है। द सिंबल्स ऑफ पावर, बक्की एंड गन, ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक हो सकता है। द येलो बक्की का सिंबल, ये उनकी सिटी लाइफ और एस्केप का व्हीकल था, पर धीरे धीरे जुलाई बक्की की कीज अपने पास रखने लगता है और उसे ड्राइव करना सीख लेता है। ये व्हाइट अथॉरिटी का लॉस सिंबलाइज करता है। द गन, बैमफोर्ड की गन उसकी मैस्कुलिन व्हाइट प्रोटेक्टर आइडेंटिटी का सिंबल थी। जब डैनियल, जो कि जुलाई का दोस्त है, उस गन को चुराकर ब्लैक रेबल्स के पास चला जाता है, तो बैमफोर्ड पूरी तरीके से टूट जाता है और अपनी मैस्कुलिनिटी खो बैठता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हाउ डू द बकी एंड द गन फंक्शंस एज सिंबल ऑफ शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स एंड इमैस्कुलेशन इन द नॉवल। टेक्स्ट के आखिरी हिस्से में हम जेंडर रोल्स और उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। मॉरिन स्ट्रगल, गांव में शिफ्ट होने के बाद वुमेन के रोल्स सेम रहते हैं। मॉरिन को अभी भी खाना पकाना और बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, पर रिसोर्सेस के बिना। मॉरिन अपने आप को वहां की ब्लैक औरतों के साथ, जैसे जुलाई की वाइफ मार्था, उनके साथ वो खुद को जोड़ना चाहती है, पर लिंग्विस्टिक और रेशियल बैरियर्स की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता। उसका मैरिज रिलेशन बैमफोर्ड के साथ धीरे धीरे टॉक्सिक और खोखला हो जाता है, क्योंकि बैमफोर्ड अब उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। द अदर वुमेन एलेन, जुलाई के टाउन में एक मिस्ट्रेस थी जिसका नाम एलेन था। जब मॉरिन का कंट्रोल कंप्लीटली खत्म हो जाता है, तो वो डेस्परेट होकर जुलाई को एलेन के नाम पर टॉन्ट करती है ताकि उसे गिल्ट फील करा सके। पर जुलाई पलटकर उसे बता देता है कि मॉरिन उसके लिए सिर्फ एक एम्प्लॉयर थी, कोई फैमिली नहीं। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए, नॉवल का एंड बहुत ही ओपन और डिस्टर्बिंग है। एक दिन गांव के पास एक हेलीकॉप्टर आता है। किसी ने नहीं देखा कि उसमें व्हाइट सेवियर्स हैं या फिर ब्लैक मर्डरर्स, पर मॉरिन सब कुछ, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को छोड़कर उस हेलीकॉप्टर की तरफ एक जानवर की तरह भागने लगती है। ये रन दिखाता है कि वो अपने सारे सोशल, मटर्नल और रेशियल रोल से कंप्लीटली आजाद होना चाहती है। उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सबसे ऊपर है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस द ओपन एंडिंग ऑफ जुलाईज पीपल। What does Maureen's final run towards the helicopter signify about her character and identity? इसमें हमको ये याद रखना है कि नादिम गौडीमर ने इस नॉवल के थ्रू दिखाया है कि जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जैसे कि अपार्थाइड गिरते हैं, तो ह्यूमन साइकोलॉजी और रिलेशनशिप किस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमारा ब्लॉक 1 खत्म हो जाता है। चलिए फिर फटाफट से हेड करते हैं हमारे ब्लॉक 2 की तरफ, जिसमें कि हमको शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ना है। पिछले सेक्शन की तरह हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर आखिर होता क्या है और इसमें शॉर्ट स्टोरी का क्या रोल होता है। एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन बताने की आपको कोशिश करता हूँ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की। ये लिटरेचर सॉवरेन कॉलोनाइजर्स जैसे रशिया, अमेरिका या फिर यूरोप का नहीं है, बल्कि उन कंट्रीज का है जो पहले कॉलोनीज थी। ये एक मिक्स है एंशिएंट और मॉडर्न का, जहां नेटिव राइटर्स अपनी रूट्स, कल्चर और हिस्ट्री को रिक्लेम करने की कोशिश करते हैं। इस लिटरेचर को डिफाइन करने में बिल एशक्रॉफ्ट, गैरेथ ग्रिफिथ्स और हेलेन टिफिन की बुक द एम्पायर राइट्स बैक का बहुत बड़ा हाथ है। कॉलोनाइजर्स ने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश नेटिव्स पर थोप दी थी, लेकिन पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने इंग्लिश को अपने तरीके से अडेप्ट कर लिया। इसलिए आज हम वर्ल्ड इंग्लिशेस देखते हैं, जैसे इंडियन इंग्लिश, जमैकन इंग्लिश एक्सेट्रा। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। विलियम शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट का कैरेक्टर कैलिबन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो कहता है, यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ओन्स इज आई नो हाउ टू कर्स। अब आते हैं हमारे शॉर्ट स्टोरी के रोल पर। शॉर्ट स्टोरी एक कॉम्पैक्ट और यूनिफाइड इफेक्ट देने वाला प्रोज फिक्शन है।
इसमें इंपॉर्टेंट थीम्स आती हैं जैसे चैलेंजिंग कॉलोनियल एंड पेट्रियार्कल अथॉरिटी, लैंड ग्रैबिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और माइंड को डीकोलोनाइज करना। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हाउ डिड द colonial experience shape the language and thematic concerns of the post colonial short story? अब आते हैं हमारी पहली स्टोरी पर, जिसका की टाइटल है द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स और इसको लिखा है बेसी हेड ने। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए ऑथर का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। बेसी हेड का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था और उनके पेरेंट्स मिक्स रेस के थे, व्हाइट मदर और ब्लैक फादर। अपार्थाइड के लॉस के अंडर ये इलीगल था, इसलिए उनकी मदर को मेंटल असाइलम भेज दिया गया जहां बेसी हेड पैदा हुई थी। उन्हें एक ऑर्फनेज में बड़ा होना पड़ा। बाद में उन्होंने बोस्टवाना में रिफ्यूज ली, जहां उन्होंने मार्जिनलाइज्ड औरतों की जिंदगी को करीब से देखा। हमारी ये शॉर्ट स्टोरी द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर शुरू होती है डिक्लेदी मोकोपी से, जो कि एक जेल में है। उसका क्राइम क्या था? उसने अपने हस्बैंड गैरेसागो के प्राइवेट पार्ट्स को कास्टरेट करके उसको मार दिया था। जेल में उसके सेलमेट किबॉन ये है, जिसने भी बिल्कुल यही सेम क्राइम किया था, क्योंकि उसका हस्बैंड यंग स्कूल गर्ल्स का सेक्सुअल अब्यूज करता था। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि डिक्लेडी मोकोपी एक बहुत ही मेहनती औरत थी, जो सिलाई बुनाई करके अपने 3 बच्चों को पालती थी, जबकि उसका हस्बैंड गैरेसागो ने उसको छोड़कर दूसरी औरतों के पास वो चला गया था। कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब डिक्लेडी मोकोपी को अपने बेटे बानबोथ की स्कूल फीस के लिए पैसे चाहिए होते हैं और गैरेसागो इसके बदले में उससे सेक्सुअल फेवर मांगता है। इस ह्यूमिलेशन का बदला लेने के लिए वो उसे मार देती है। इसके कुछ मेजर थीम्स को देखते हैं, जिससे कि आपके आंसर्स हो जाएंगे 100% रेडी। हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेन। ऑथर मेन को 3 हिस्सों में बांटती है। एक है प्री कॉलोनियल, जहाँ ट्राइबल्स एल्डर्स का कंट्रोल था। दूसरे हैं कॉलोनियल, जहाँ मर्द दूर माइंस में काम करते थे, जिससे फैमिली स्ट्रक्चर टूट गया। और तीसरे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, गैरेसागो जैसे मर्द जिनके पास पैसा और आजादी तो आई, पर मॉरल्स खत्म हो गए। एक और टाइप के मर्द होते हैं जो केयरिंग और इवॉल्व है, जैसे कि पॉल थेबोलो है, जो कि डिक्लेडी मोकोपी का पड़ोसी है और उसकी मदद भी करते हैं। रिडेम्पटिव पावर ऑफ फीमेल सॉलिडारिटी। औरतों का आपस में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग दिखाया गया है स्टोरी के अंदर। जैसे पॉल थेबोलो की वाइफ केनन लेपे डिक्लेदी मोकोपी की इतनी अच्छी दोस्त बन जाती है कि वो अपना हस्बैंड भी उसके साथ शेयर करने का उसको ऑफर देती है, ताकि डिक्लेदी मोकोपी को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। जेल में भी औरतें एक दूसरे का सहारा बनती हैं। ये कहानी का फॉर्मेट एक ओरल ट्रेडिशन, एक ओरल स्टोरी टेलिंग टाइप का है, जैसे कि कोई विलेज का आदमी कोई गॉसिप चल रही हो या फिर कोई सच्ची घटना सुना रहा हो। एनालाइज द हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेन एज प्रेजेंटेड बाय बेसी हेड इन द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स। हमारी अगली कहानी अफ्रीका के एक और हिस्से से आती है। ये एक बहुत ही प्यारी और डीपली सिंबॉलिक स्टोरी है, द गर्ल हु कैन, जिसको लिखा है एमा एटा आइदू ने। एमा एटा आइदू का जन्म 1940 में गाना में हुआ था। वो एक मटर्नल सोसाइटी, जहाँ औरतों की अथॉरिटी होती है, वहां से आती हैं और उनके पेरेंट्स एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते थे। द गर्ल हु कैन कहानी एक 7 साल की बच्ची आजोआ के नजरिए से फर्स्ट पर्सन चाइल्ड नरेटर में सुनाई गई है। घर में 3 जनरेशन की औरतें हैं। आजोआ, उसकी मदर जिसको कि वो मामी बुलाती है, और उसकी ग्रैंड मदर जिसको कि वो नाना बुलाती है। नाना हमेशा आजोआ की पतली लंबी टांगों, थिन लेग्स के बारे में कंप्लेंट करती रहती है। नाना का मानना है कि एक वुमेन का काम सिर्फ रिप्रोडक्शन है और ऐसी पतली टांगे, थिन लेग्स, चाइल्ड बियरिंग्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। मामी इस बात पे चुप रहती है, क्योंकि नाना उसे एक बेकार आदमी से शादी करने के लिए तारे मारती रहती है। टर्निंग पॉइंट तब आता है जब आजोआ अपने स्कूल की तरफ से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट इवेंट में एक रनिंग चैंपियन बन जाती है, क्योंकि उसके वो थिन लेग्स उसको रनिंग में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। नाना का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाता है। वो आजोहा की स्कूल यूनिफॉर्म खुद आयरन करती है और उसकी जीती हुई ट्रॉफी को एक प्रोफाउंड फील करके अपनी पीठ पर कैरी करती है, जैसे कि एक बच्चे को कैरी करते हैं। इसके कुछ मेजर थीम्स को देखते हैं। रोल ऑफ चाइल्ड नरेटर। आजोहा की इनोसेंट आवाज सोसाइटी के हिपोक्रेसी को हाईलाइट करती है। उसे एडल्ट्स की बातें समझ नहीं आती। वो कभी उसे बोलने बोलते हैं और कभी चुप करा देते हैं। नरेटिवाइजिंग मदर्स साइलेंस। मामी की चुप्पी यानी कि साइलेंस दिखाता है कि कैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी और मेट्रियार्कल ताने एक औरत की आवाज को दबा देते हैं, पर वो अंदर से आजोआ की एजुकेशन को सपोर्ट करती है। वॉकिंग एंड रनिंग एज मेटाफर। वॉकिंग जो नाना करती है, ट्रेडिशन और पुराने ख्यालों को दर्शाता है, जबकि रनिंग जो आजोआ करती है, वो मॉडर्निटी, इंडिपेंडेंस और एक औरत के नए रोल को दर्शाता है।
यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हाउ डज द एक्ट ऑफ रनिंग बिकम्स अ मेटाफर फॉर सबवर्टिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स इन द गर्ल हु कैन बाय एमा एटा आइदू। हमारी आखिरी शॉर्ट स्टोरी इस ब्लॉक में है ग्रेस ओगोट की द ग्रीन लेस। ये कहानी ईस्ट अफ्रीका की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जहां क्लैश ऑफ कल्चर्स एक ट्रेजेडी को जन्म देते हैं। राइटर्स के बायो ब्रीफ को देखते हैं। ग्रेस ओगोट एक केनियन ऑथर थी जो लुओ कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। वो ईस्ट अफ्रीका की पहली पब्लिश्ड वुमेन राइटर थी। उन्होंने नर्स, जर्नलिस्ट और मिनिस्टर के रूप में भी काम किया था। हमारी ये कहानी द ग्रीन लीफ शुरू होती है नाइगर नाम के एक रिच और रिस्पेक्टेड आदमी से। रात को उसे आवाजें आती हैं कि गांव में कैटल थीव्स यानी कि चोर घुस गए हैं। गांव वाले चोरों के पीछे भागते हैं और एक चोर को पकड़कर बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। जब उन्हें लगता है कि चोर मरने वाला है, तो एक एल्डर आदमी ओमोरो उन्हें रोकता है। उनका ट्राइबल बिलीफ था कि अगर दुश्मन उनके हाथों से मरेगा, तो उसकी आत्मा उसका गोश्त गांव को परेशान करेगा। इसलिए वो उस चोर की बॉडी को ग्रीन लीव्स, हरे पत्तों से कवर कर देते हैं, ताकि सुबह उसको प्रॉपर तरीके से बरी किया जा सके। इसमें हमको ये याद रखना है कि न्यायगर बहुत अमीर था। उसके पास 3 वाइफ्स और 12 बच्चे थे। पर उसके अंदर ग्रीड यानी लालच उसको बर्बाद कर देती है। ये उसका हमेशा है। न्यायगर चुपके से रात को वापस उस चोर की डेड बॉडी के पास जाता है, ताकि उसकी पॉकेट से पैसे चुरा सके। पर चोर जिंदा होता है। चोर उठता है, न्यायगर को एक जोरदार ब्लो मारता है, जिससे उसकी आंख फूट जाती है और वो मर जाता है। चोर न्यायगर की बॉडी को ग्रीन लीफ से कवर करके वहां से भाग जाता है। सुबह गांव वाले और व्हाइट पुलिस ऑफिसर्स वहां आते हैं। देखो भाई, वहां पर कॉलोनी बनी हुई थी, तो पुलिस ऑफिसर सारे व्हाइट थे। गांव वाले कहते हैं कि उन्होंने चोर को मारा है। अब यहाँ पर गांव वाले की एक समझदारी भी आपको याद रखनी है कि गांव वालों ने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ना कि किसी एक बंदे के ऊपर नाम डाला, क्योंकि वो पूरे गांव को जेल में नहीं डाल सकते। पर लेकिन जैसे ही ग्रीन लीव्स का कवर को हटाया जाता है, तो वहां पर नैगर की लाश मिलती है। उसकी बीवी न्याय मुंडे रोने लगती है और एक ट्रेडिशनल डेज, एक मॉर्निंग सॉन्ग गाती है, जहां पर यह स्टोरी एंड हो जाती है। इसके मेजर थीम्स को देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन लीव्स। आप सोच रहे होंगे यार, ग्रीन लीव्स का इतना क्या सिग्निफिकेंस हो गया, उससे बॉडी को ही तो कवर किया था। नॉर्मली ग्रीन लीव्स लाइफ, नेचर और रिसरेक्शन का सिंबल होती है, पर इस कहानी में ये डेथ, डिस्ट्रस्ट और ट्रेजेडी का सिंबल बन जाती है। ग्रीड एज द कॉज ऑफ ट्रेजेडी। नायगर की लालच ने उसे कॉमन सेंस यूज करने नहीं दी। जब उसने टच किया तो बॉडी गर्म थी, पर उसने सुपरस्टिशन का बहाना सोच लिया और वो खुद मारा गया। क्लैश बिटवीन आइडियोलॉजीज। गांव वालों के नेटिव लॉज के हिसाब से एक चोर जानवर के बराबर है और उसे मारना मर्डर नहीं है। लेकिन व्हाइट मैन, जो कि कॉलोनाइजर थे, जो व्हाइट पुलिस थी, उनके लॉ के हिसाब से बिना कोर्ट ट्रायल के किसी को भी मारना मर्डर है। यहाँ एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट हाईलाइट किया गया स्टोरी के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस द थीमेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द ग्रीन लिस्ट एंड हाउ इट एक्सप्लोर्स द क्लैश बिटवीन नेटिव लॉज एंड कॉलोनियल लॉज। इस तरीके से हमने इस ब्लॉक को भी कवर कर लिया, जिसमें कि हमने शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ा। हर एक शॉर्ट स्टोरी एक यूनिक पोस्ट कॉलोनियल मैसेज देती है, चाहे वो जेंडर ऑपरेशन का हो, हिस्ट्री का हो, या फिर कल्चरल क्लैशेस का हो। आई होप आपको ये डिटेल डिस्कशन से ब्लॉक 2 पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर फटाफट से हेड करते हैं हमारे ब्लॉक 3 की तरफ, जो कि है पोएट्री। ये ब्लॉक पोस्ट कॉलोनियल थीम्स को पोएट्री के लेंस से दिखाता है। अगर आपको पोएट्री थोड़ी ट्रिकी लगती है, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक गाइड करूंगा। इसमें हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो नहीं डिस्कस करेंगे, बट लेकिन एक डीप मैसेज, एक कोर मैसेज हम पोयम का डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर हमारी प्लेलिस्ट, जो कि BEGC 114 पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को पूरी तरीके से कवर कर सकती है, उसमें हर एक वीडियो को जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले पोस्ट कॉलोनियल पोएट्री के बैकग्राउंड और उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। कॉलोनियलिज्म सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं था, बल्कि लोगों के दिमाग और कल्चर पर भी कब्जा था। इसमें सबसे पहला और की कॉन्सेप्ट है ओरिएंटलिज्म का। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट एडवर्ड सेड ने अपनी 1978 की फेमस बुक में दिया था। उन्होंने बताया कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि ओसिडेंट ने ईस्टर्न कंट्रीज यानी ओरिएंट के बारे में एक झूठी इमेज बनाई है, ताकि वो उन पर डोमिनेट कर सके और उनको रूल कर सके। पोस्ट कॉलोनियल इंडिया एंड लैंग्वेज। इसमें हमको ये याद रखना है कि इंडिया में ब्रिटिश रूल के बाद लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इशू बन गया। लॉर्ड मैकॉले की पॉलिसीज ने नेटिव लैंग्वेजेस को दबाकर इंग्लिश को थोप दिया था। आजादी के बाद एक कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ इंडिया में बिटवीन ग्लोबलिज्म एंड नेटिविज्म यानी कि देशीयता।
पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में नसीम एजिकल, कमला दास और ए के रामानुजन जैसे पोएट्स ने इन्हीं रियलिटीज पर लिखा था। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस एडवर्ड सेड्स कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। इसमें आपको बताना होगा कि कैसे ब्रिटिश लोग, व्हाइट लोग, ब्लैक लोग या फिर जो उनके कॉलोनीज होते थे उनको दबाकर उनकी एक घटिया इमेज पेश करते थे। अब चलते हैं लैटिन अमेरिका के लिटरेचर की तरफ। यहाँ पे हमको एक फेमस पोएट पैब्लो नेरुदा को पढ़ना है। पैब्लो नेरुदा का जन्म पराल, चीले में 1904 में हुआ था। इन्हें पिकासो ऑफ पोएट्री भी कहा जाता है और इनको 1971 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। इनकी सबसे पहली पोयम हमारे सिलेबस में टुनाइट आई कैन राइट। ये पोयम उनकी बहुत ही फेमस कलेक्शन 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर जो कि 1924 में पब्लिश हुआ था, वहां से ली गई है। इस पोयम का मेन थीम खोए हुए प्यार के दुख और रिग्रेट पर है। पोएट कहता है कि आज रात वो सबसे दुखद यानी सैडेस्ट लाइन लिख सकता है क्योंकि उसका प्यार अब उसके पास नहीं है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि पोएट नेचर को अपने दुख के साथ जोड़ता है। रात का टूटा हुआ आसमान, दूर चमकते हुए तारे और हवा की आवाज, ये सब उसके अकेलेपन को बढ़ाते हैं। वो बार बार कहता है कि शायद अब वो उससे प्यार नहीं करता, पर भूलना बहुत लंबा और मुश्किल प्रोसेस है उसके लिए। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हाउ डज Pablo Neruda use nature imagery to depict his inner emotional turmoil in Tonight I Can Write? इनकी सेकंड पोयम हमारे सिलेबस में द वे स्पेन वॉज। ये पोयम उनकी बुक द थर्ड रेजिडेंस जो कि 1947 में पब्लिश हुई थी, वहां से ली गई है। कब पब्लिश हुई थी? 1947 में पब्लिश हुई थी। इसका बैकग्राउंड स्पेनिश सिविल वॉर जो कि 1936 से 1939 तक चली थी, वहां पर बेस्ड है, जहां फेसिस्ट और डिक्टेटोरियल फोर्सेस ने तबाही मचाई थी। इसमें हमको ये याद रखना है कि नेरुदा इस पोयम में सररियलिज्म का यूज करते हैं, यानी ऐसे अजीब और शॉकिंग इमेजेस जो दिमाग को डिस्टर्ब कर देते हैं, जैसे खून और मेटल्स। वो स्पेन के पुराने शानदार पास्ट को आज की तबाही से कंपेयर करते हैं और वहां की ऑप्रेस्ड जनता के साथ अपनी सॉलिडारिटी, एकजुटता दिखाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, critically analyze the surrealist techniques used by Pablo Neruda to depict the destruction caused by the Civil War in the way Spain was। अगले पोएट हमारे सिलेबस में है डेरेक वॉलकॉट और इनकी पोयम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका और नेम्स हमको पढ़नी है। ये कैरेबियन लिटरेचर का हिस्सा है। यहाँ का लिटरेचर स्लेवरी और फोर्स्ड माइग्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। एक राइटर की बायो ब्रीफ देखते हैं। डेरेक वॉलकॉट का जन्म सेंट ल्यूसिया में हुआ था। उनको 1992 में नोबेल प्राइज मिला था। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। हाइब्रिडिटी। वॉलकॉट मिक्स्ड रेस के थे। उनके ग्रैंडफादर्स व्हाइट थे और ग्रैंड मदर्स ब्लैक थी। उनका लिटरेचर इसी मिक्स्ड आइडेंटिटी और कल्चरल ड्यूअलिज्म पर बेस्ड है। पहली पोयम को देखते हैं, फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। ये पोयम इन अ ग्रीन नाइट जो कि 1962 में पब्लिश हुआ था, उस कलेक्शन से ली गई है। इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट केनिया के माऊ माऊ अपराइजिंग है, जहां नेटिव किकुयू ट्राइब और ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के बीच भयंकर वायलेंस हुआ था। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि वॉलकॉट खुद को दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस करते हैं इस पोयम के अंदर। उनकी रगों में अफ्रीकन और यूरोपियन का खून दौड़ रहा है। वो ब्रिटिश रूल की क्रुएलिटी से सख्त नफरत करते हैं, पर उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज से भी प्यार है। ये पोयम उनके इसी इनर आइडेंटिटी क्राइसिस को एक्सप्रेस करती है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, discuss the theme of hybridity and cultural conflict as depicted in Derek Walcott's A Far Cry from Africa। अगली पोयम इनके हमारे सिलेबस में नेम्स। ये पोयम सी ग्राफ्स जो कि 1976 में लिखी गई थी, उससे ली गई है और लैंग्वेज और हिस्ट्री के कनेक्शन को दिखाती है। कोलोनाइजर्स जो कि यूरोपियंस थे, जब कैरेबियन आए तो उन्होंने वहां के पेड़ पौधों और जगहों को अपने यूरोपियन नाम दे दिए, जैसे वर्सेलिस। ये उनका तरीका था नेटिव्स पर कंट्रोल करने का। इसमें हमको ये याद रखना है कि स्लेव्स की अपनी खुद की मेमोरी और पास्ट को कंप्लीटली यहाँ पर इरेज कर दिया गया, पर फिर भी बच्चे जब उन नामों को बोलते थे तो वो अपने लोकल एक्सेंट कैरियोले में बोलते थे, जो एक तरह का सबवर्जन यानी कि विरोध बन गया। यानी उन्होंने यूरोपियंस की इंग्लिश लैंग्वेज को नेटिवाइज कर दिया अपना मिक्स ऐड करके। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एनालाइज हाउ नेम्स बाय डेरेक वॉलकॉट highlights the colonial politics of naming and the erasure of indigenous identity। अगले पोएट हमारे सिलेबस में डेविड मालूफ। हमारा आखिरी यूनिट इस ब्लॉक में है ऑस्ट्रेलिया की पोस्ट कॉलोनियल पोएट्री पर। ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री इंडिजिनस एबोरिजिनल लोगों और व्हाइट ब्रिटिश सेटलर्स के क्लैश और बाद में एक हाइब्रिड कल्चर बनने पर बेस्ड है। हमको इस यूनिट में पढ़ना है डेविड मालूफ को और इनकी दो बहुत ही बेहतरीन पोएम्स को हम पढ़ेंगे।
डेविड मालूफ का जन्म ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनके फादर लेबनीज थे और मदर इंग्लिश डिसेंट की थी। इसलिए उनके वर्क्स में क्रॉस कल्चरल थीम्स देखने को मिलते हैं, जैसे डेविड मालूफ के वर्क्स में थे। सबसे पहली पोयम इनकी हमारे सिलेबस में रिवॉल्विंग डेज। ये पोयम पास्ट लव और मेमोरीज पर बेस्ड है। पोएट याद करता है कि जब उसे पिछले साल किसी से प्यार हो गया था, जिसे वो एक मिस्टेक मानता है, पर उसका असर अभी तक उसके ऊपर बचा हुआ है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि पोएट नए रंग के शर्ट जैसे मिंट ग्रीन, पिंक, आईवी लीग टैन खरीदता है ताकि वो शीशे में अपने आप को एक नए लवर के रूप में देख सके। रिवॉल्विंग डेज का मतलब है वक्त आगे बढ़ता रहता है, पर पुरानी मेमोरीज बार बार घूमकर रिवॉल्व होकर वापस आती हैं। पोएट अपने एक्स लवर को बस बताना चाहता है कि वो वही है, पर वो उसकी लाइफ में आकर उसको परेशान नहीं करेगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हाउ डज डेविड मालूफ एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ मेमोरी, पास्ट लव एंड आइडेंटिटी इन रिवॉल्विंग डेज। अगली पोयम इनकी हमारे सिलेबस में वाइल्ड लेमन्स। ये पोयम एक आइलैंड पर पोएट और उसके दोस्तों के सफर के बारे में है। रास्ते में उन्हें जंगली नींबू, जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है, वाइल्ड लेमन्स के पेड़ मिलते हैं। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक हो सकता है। ये वाइल्ड लेमन्स दिखाते हैं कि यहाँ उनसे पहले भी कोई आया था जिसने इन पेड़ों को उगाया होगा। इसमें हमको ये याद रखना है कि ये पोयम टाइम, प्रेजेंट मोमेंट और नेचर पर फोकस करती है। भले ही वो अपनी लाइफ में अलग अलग जगहों पर चले जाएं, उन लेमन्स की फ्रेग्रेंस और उस पर्टिकुलर वक्त की मेमोरी हमेशा माइंड में उनके जिंदा रहती है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस द मेटाफोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर एंड द पैसेज ऑफ टाइम इन डेविड मालूफ वाइल्ड लेमन। इस तरीके से हमने ब्लॉक 3 पोएट्री के सारे यूनिट्स को सीमलेसली कवर कर लिया। अब यार आप ये मत सोचना रिवॉल्विंग डेज और वाइल्ड लेमन्स को पढ़कर कि इसमें पोस्ट कॉलोनियल थीम्स तो थे ही नहीं। ये पोयम भी एक टाइप की आइडेंटिटी दिखाता है कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जो कि पहले एक कॉलोनी था, इंडिया में जो कि पहले एक कॉलोनी था, अफ्रीका में जो कि पहले एक कॉलोनी था, उनके पास अपना खुद का ट्रेडिशन है, अपने खुद के फीलिंग्स होते हैं, और वो भी एक इंडिविजुअल है जो कि अपनी स्टोरी को बयां कर सकते हैं, ना कि कोई ऑप्रेस्ड जिनकी स्टोरी सुनाने के लिए कोई एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़े। इसी तरीके से हमारा ब्लॉक 3 खत्म हो जाता है। चलिए अब फटाफट से हेड करते हैं ब्लॉक 4 पर, जिसमें कि हमको एक ड्रामा पढ़ना है और अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं। ब्लॉक 4 में हमको पढ़ना है विजय तेंदुलकर का घाशीराम कोटवाल। अभी तक हमने नॉवेल्स और पोएट्री देखी, पर ड्रामा एक अलग ही फ्लेवर होता है। मैं आपको इस प्ले के हर एक न्यूसेंस, कैरेक्टर और थीम के थ्रू गाइड करूंगा ताकि आपका फ्लो कहीं भी ना टूटे और ऑटोमेटिकली आप सारे कॉन्सेप्ट को ग्रैप्स कर लें। किसी भी इंडियन प्ले को समझने से पहले हमें अपने थिएटर की हिस्ट्री और उसकी रूट्स को समझना चाहिए। सबसे पहले क्लासिकल संस्कृत ड्रामा आया था। इंडियन ड्रामा की रूट्स एंशियंट ट्रीटीज, नाट्य शास्त्र में मिलती हैं, जिसको कि भारत मुनि ने लिखा था। इसमें हमको ये याद रखना है कि संस्कृत ड्रामा में ट्रेजेडीज नहीं होती, क्योंकि हिंदू वर्ल्ड व्यू में डेथ एक नया आगाज मानी जाती है, एंड नहीं। इन प्लेस में कैरेक्टर्स जैसे सूत्रधार जो कि स्टेज मैनेजर होता है या फिर आप इसको नरेटर कह सकते हो, और विदूषिका जो कि क्लाउन होता है, उसका यूज होता है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि संस्कृत प्लेस सोफिस्टिकेटेड थे, पर उनके बाद आई फोक थिएटर की वेव, जिसमें जनता से डायरेक्ट कनेक्शन था। फोक फॉर्म्स में जत्रा, भावी और सबसे इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र का तमाशा शामिल है। विजय तेंदुलकर ने इस प्ले में इसी तमाशा फॉर्म को यूज किया है। विजय तेंदुलकर का जन्म 1928 में बॉम्बे में हुआ था। ये मॉडर्न इंडियन थिएटर के पिलर माने जाते हैं और इनके प्लेस हमेशा कंट्रोवर्शियल, हार्ड हिटिंग रहे हैं, जैसे सन्नाटा, कोर्ट चालू आहे, सरकार बिंदर और कन्यादान, और ऑफ कोर्स हमारा आज का प्ले घाशीराम कोटवाल। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन थिएटर फ्रॉम क्लासिकल संस्कृत ट्रेडिशंस टू रीजनल फोक फॉर्म्स लाइक तमाशा एंड डिस्कस विजय तेंदुलकर्स कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न ड्रामा। इसमें आपको इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, इनके कंट्रोवर्शियल और हार्ड हिटिंग प्लेस के बारे में बताना होगा। अब आते हैं प्ले के एक्चुअल मैकेनिक्स और स्टोरी पर। ये प्ले ओरिजिनली मराठी में लिखा गया था और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट जयंत कर्वे और एलेनर जीलियट ने किया है। इस प्ले की सेटिंग 18th सेंचुरी के पुणे में सेट है, जब पेशवा का रूल था। पेशवा के चीफ मिनिस्टर थे नाना फडणवीस। इस स्टोरी की शुरुआत होती है जब घाशीराम, जो कि एक नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण है, वो कन्नौज से पुणे आता है, पर वहां के ब्राह्मण्स उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से जलील करते हैं। घाशीराम बदला लेने की कसम खा लेता है कि वो पुणे को सुअरों यानी पिग्स का किंगडम बना देगा। नाना फडणवीस एक थड़की, एक लिचरस आदमी है जो घाशीराम की खूबसूरत बेटी ललिता गौरी को पसंद कर लेता है।
काशीराम अपनी बेटी को नाना के हवाले कर देता है और बदले में पुणे का कोतवाल यानी कि पुलिस चीफ बन जाता है। कोतवाल बनते ही वो ब्राह्मण्स पर कहर ढा देता है, पर नाना उसकी बेटी को यूज करके डिस्कार्ड कर देता है, जिससे गौरी की मौत हो जाती है। एंड में घाशीराम गलती से 22 ब्राह्मण्स को एक छोटे से सेल में सफोकेट करके मार देता है। भीड़ उसका सिर मांगती है और नाना बिना किसी हेजिटेशन के आसानी से मॉब को आगे फेंक देता है और वो मॉब घाशीराम को पत्थरों से मार देती है। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। तेंदुलकर ने इस प्ले में कमाल के टेक्निक्स यूज किए, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले द ह्यूमन वॉल। स्टेज पर पर्दे की जगह 12 लोग खड़े होते हैं जो एक ह्यूमन वॉल बनाते हैं। ये वॉल कभी दरवाजा बनती है, कभी कोरस और कभी मॉब बन जाती है। म्यूजिक एंड डांस। प्ले में डिवोशनल सॉन्ग्स, अभंगा और इरोटिक लव सॉन्ग्स लावनी को एक साथ चलाए गए, जो ब्राह्मण्स की हिपोक्रेसी दिखाता है कि कैसे वो धर्म का चोला पहनकर अय्याशी करते हैं। एलिनेशन वर्सेस क्रूएलिटी। ये प्ले ब्रेस्टियन यानी बेर्टोल्ट ब्रेस्ट के एपिक थ्रेटर, जहां ऑडियंस को एलिनेट करके सोचना सिखाया जाता है, और एंटोनियो आर्टाउट्स के थ्रेटर ऑफ क्रूएलिटी, जहां वायलेंट और शॉकिंग एलिमेंट्स यूज होते हैं, उसका एक परफेक्ट ब्लेंड है, एक परफेक्ट मिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एनालाइज द ड्रामेटिक टेक्निक्स यूज्ड इन काशीराम कोतवाल, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द ह्यूमन वॉल एंड ट्रेडिशनल फोक फॉर्म्स लाइक लावनी। आइए अब इस प्ले की आत्मा यानी इसके डीप थीम्स और कैरेक्टर्स का ऑपरेशन करते हैं। इस प्ले की लेयरिंग्स बहुत ही ब्रिलियंट है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि ये प्ले सिर्फ दो लोगों के बारे में नहीं है, बल्कि एक सिस्टम के बारे में है। द पॉलिटिक्स ऑफ पावर। पावर हमेशा टॉप पर बैठी अथॉरिटी, जैसे कि नाना फडणवीस था, उसके पास होती है। घाशीराम को लगता है कि कोतवाल बनकर वो पावरफुल हो गया है, पर असल में नाना ने उसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। जब घाशीराम का यूज खत्म हो गया, नाना ने उसे मरवा दिया और खुद को साफ तौर पर बचा लिया। कास्ट एंड रिलीजन एज टूल्स ऑफ ऑपरेशन। इसमें हमको ये याद रखना है कि ब्राह्मण्स अपने स्टेटस का मिसयूज करते थे। भवन्नाकनी, जो कि एक रेड लाइट एरिया है, उसको वो लोग मथुरा बोलकर जस्टिफाई करते थे। सेक्सुअलिटी एंड वायलेंस। औरतों को पावर गेम में सिर्फ पॉन्स यानी प्यादे की तरह यूज किया गया है। ललिता गौरी और कोर्टसन गुलाबी इसके प्राइम एग्जाम्पल है। तेंदुलकर ने एक्सट्रीम वायलेंस जैसे ऑर्डरल बाय फायर, जहां हाथ पर गर्म लोहा रखा जाता है, दिखाया है, ताकि सोसाइटी की सच्ची क्रुएलिटी बाहर आ सके। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हाउ डज विजय तेंदुलकर यूज द थीम्स ऑफ सेक्सुअलिटी, रिलीजन एंड कास्ट एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन द प्ले। कैरेक्टराइजेशन देखते हैं इसमें। सूत्रधार के कैरेक्टर को देखते हैं। ये सिर्फ नरेटर नहीं है, ये एक कोहेसिव डिवाइस है जो सीन चेंज करता है, एक्शन पर कमेंट करता है और कभी-कभी खुद कैरेक्टर बनकर प्ले में घुस भी जाता है। जैसे तारक मेहता के उल्टा चश्मा में तारक मेहता होता है ना, वो नरेटर भी है, खुद एक कैरेक्टर भी है और वो सीन्स को चेंज भी करता है। तो उसी तरीके से ये हमारा सूत्रधार है। नाना फडणवीस। हिस्ट्री के इस महान लीडर को तेंदुलकर ने एक थरकी, एफिमेट, औरतों जैसा और एक मैनिपुलेट करने वाला शातिर पॉलिटिशियन के रूप में दिखाया है, जो हंसते खेलते किसी की भी जान ले सकता है। घाशीराम ये एक ट्रैजिक फिगर है। सिस्टम ने इस इनोसेंट आदमी को पहले ठुकराया और फिर उसी सिस्टम ने इसके अंदर की नफरत का फायदा उठाया। एंड में उसे समझ आता है कि असल मुजरिम वो खुद है, क्योंकि उसने पावर के लिए अपनी बेटी को मार दिया। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, क्रिटिकली स्केच द कैरेक्टर्स ऑफ नाना फडणवीस और घाशीराम, डिस्कसिंग हाउ दे रिप्रेजेंट द ऑपरेसर्स एंड द विक्टिम्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। इसके साथ हमारा ब्लॉक 4 और ये पूरा सिलेबस यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, जिसमें कि हमने बीईजीसी 114 पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के हर एक यूनिट को डिटेल में डिस्कस किया। हमने देखा कि कैसे घाशीराम कोतवाल हिस्ट्री का एक चैप्टर लेकर हमारी आज की सोसाइटी, उसके करप्शन और पावर प्ले का एक सच्चा आईना दिखाती है। इस प्ले का एंड इसलिए डिस्टर्बिंग है क्योंकि घाशीराम जैसा मोहरा पॉन तो मर जाता है, पर नाना जैसे करप्ट सिस्टम के निर्माता हमेशा जिंदा रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और इसे देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।